करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, अभ्यास से जड़मती भी बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन जिस दिल्ली में देश की पूरी सरकार रहती है, वहाँ के शासन, वहाँ के प्रशासन की बुद्धि इतनी जड़ है कि आग लगने के बाद भी इनके पत्थर दिल, इनके पत्थर दिमाग पर निशान तक नहीं पड़ता। करीब 30 साल पहले हम उपहार सिनेमा कांड पर रोए, जिसने 59 जिंदगियों को खत्म कर दिया। फिर हम लाल कुआं अग्निकांड पर रोए, जिसमें 57 लोग मारे गए। ये तो पुराने मामले हैं, 2019 की बात कर लीजिए। 2019 में अनाज मंडी में भीषण आग लगी, 47 लोग मारे गए। उसी साल करोल बाग में अर्पित पैलेस होटल में आग लगी, 17 लोग मारे गए। और अब कल मालवीय नगर के फ्लरिश होटल इन में आग लगी, 21 लोगों की जान चली गई। लेकिन हमारे सत्तानशी माननीयों और कथित लोक सेवकों के दिमाग में इतना धुआं भरा हुआ है कि उन्हें ना आग दिखती है, ना आग का पैटर्न। इसी दिल्ली में 2 साल पहले 7 नवजात जलकर मर गए, लेकिन किसी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ये 59, ये 57, 21, 17, ये सब उनके लिए फाइलों में बंद आंकड़े भर ही हैं। आज आपको साल दर साल आग से खेलती ये दिल्ली दिखाएंगे। कैसे एक जैसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। सुबह 9 बजे के आसपास विवेक अग्रवाल ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और घबराहट भरी आवाज़ में कहा कि होटल में आग लग गई है। विवेक के पिता राधेश्याम अग्रवाल मैक्स साकेत में आईसीयू में भर्ती थे। फ्लरिश इन होटल पास में था, इसलिए विवेक ने इसी होटल में कुछ कमरे ले रखे थे। विवेक के साथ होटल में माँ प्रेमलता, पत्नी तर्जनी और 2 बेटियां जीविष्का और वारिया भी साथ रह रहे थे। विवेक के आग वाले फ़ोन के बाद रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। सब विवेक, तर्जनी, प्रेमलता और बच्चों के लिए डरे हुए थे, लेकिन जिस बात का डर था वो हो चुकी थी। 5 लोग आग के शिकार हुए, लेकिन अग्रवाल परिवार की त्रासदी यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि राधेश्याम की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उनके ससुराल वाले, विवेक के मामा, मौसा, मौसी भी आए हुए थे और ये सब भी उसी होटल में रह रहे थे। आग और त्रासदी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक साथ, एक झटके में एक ही परिवार के 8 लोग खत्म हो गए। कल्पना कीजिए आप। कुछ ऐसी थी दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश इन होटल की आग, जो अब कहानी बनकर रह गई है। ज़रा एक कहानी और सुनिए। दिल्ली की कहानी है ये, आग की कहानी, मौत की। तारीख 13 जून 1997, दिल्ली का उपहार सिनेमा हॉल। सनी देओल वाली बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। दोपहर का शो चल रहा था, 3 से 6 वाला। शाम के करीब 5 बजे थे। ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी हुई। एक कनेक्शन उसका कुछ ढीला था, स्पार्क करने लगा। ट्रांसफार्मर का तेल भड़क उठा, आग तेजी से फैली। चूंकि ट्रांसफार्मर के पास सुरक्षा मानकों के अनुरूप ऑयल सोक पिट नहीं था, इसलिए जलता हुआ तेल बाहर फैल गया। पास खड़ी कारों ने आग पकड़ ली। अब आग सिर्फ ट्रांसफार्मर तक सीमित नहीं थी, पार्किंग, धुएं और लपटों से पूरी तरह भर चुकी थी। यहाँ समस्या क्या हुई? आग से भी बड़ा खतरा बना धुआं। काले धुएं का गुबार सीढ़ियों और एयर डक्ट्स के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। लोग मज़े से अभी बैठे फिल्म देख रहे थे। पहले लोगों को लगा शायद एसी में कोई खराबी है, लेकिन ज़्यादा देर हुई तो सांस लेना धीरे धीरे लोगों के लिए मुश्किल होने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, इसी दौरान बिजली भी चली गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो फूक चुका था। अब पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। लोगों को सांस लेने में अंदर दिक्कत हो रही थी। इसके बाद ये दुर्घटना एक त्रासदी में बदलती है। इमरजेंसी लाइट्स थी नहीं, एग्जिट लाइट थी नहीं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कहाँ से निकले, कैसे निकले। कोई अलार्म नहीं था, किसी ने चिल्लाकर सचेत नहीं किया कि आग लग चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग बैठे थे वो तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन बालकनी में बैठे लोग फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि सीटें बढ़ाने के चक्कर में एग्जिट का रास्ता ही लगभग बंद कर दिया गया था।
कई लोगों ने धुएं से बचने के लिए दरवाजों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपने बच्चों को उठाकर भाग रहे थे, कुछ लोग सीटों के बीच गिर पड़े, कुछ लोग बाहर का रास्ता खोजते खोजते ही बेहोश हो गए। धीरे धीरे बालकनी मौत के कुएं में बदल गई। जब आग शांत हुई और लाशों को बाहर निकाला गया, तब पता लगा कि ज्यादातर लोगों की मौत आग की वजह से नहीं हुई थी। वे जहरीले धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटने से मरे थे। इंडिया टुडे मैगजीन के 5 जुलाई 1997 के अंक के मुताबिक बाहर से लोगों ने पत्थर फेंके ताकि शीशे टूट सकें, धुआं बाहर निकल सके। इस हादसे में कुल 59 लोगों की मौत हुई। इसकी जांच में क्या पता चला, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन सुबह भी ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, लेकिन ठीक कराने की बजाय टेम्परेरी काम चलाऊ रिपेयर करा दिया गया। और अभी हमने क्या देखा, बालकनी में सीटें बढ़ा दी गई थी अवैध तरीके से, ताकि ज्यादा टिकटें बेची जा सके, ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, पैसा पीटा जा सके। इस घटना को 30 साल हो जाएंगे अगले साल, लेकिन हमने सीखा क्या, कुछ नहीं। मालवीय नगर के होटल में 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, बना कितने दिए गए, 25। 6 की परमिशन, 25 कमरे ताने गए ताकि पैसा ज्यादा पीटा जा सके। नियम जाए भाड़ में। उपहार सिनेमा में क्या था, एग्जिट बंद हो गए थे ज्यादा सीट बनाने की वजह से। मालवीय नगर के फ्लरिश इन होटल में क्या हुआ, यहां भी एक ही एग्जिट था। सोचिए, 6 मंजिला बिल्डिंग, 25 कमरे और आने जाने का रास्ता एक। इंडिया टुडे मैगजीन के तब के एडिशन के मुताबिक कई लोगों ने बचने के लिए ऊपर की मंजिलों से छलांग लगा दी। जो सिर के बल गिरा वो मारा गया, कुछ के हाथ पैर बुरी तरह टूटे। कल मालवीय नगर में भी ऐसा ही हुआ। लोग दूसरी तीसरी मंजिल से बचने के लिए छलांग लगा रहे थे। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर कूद गई, उनका पैर टूटा। 3 दशक बीत गए, हमने कुछ नहीं सीखा। लोग तब भी आग में झुलस कर मर रहे थे, लोग आज भी आग में झुलस कर मर रहे हैं। कुछ और घटनाएं भी देखी जरा। उपहार सिनेमा अग्निकांड के ठीक 2 साल बाद दिल्ली के लाल कुआं में आग से एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनाज मंडी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर 31 मई 1999 को एक केमिकल गोदाम में आग लग गई, लेकिन उसके आसपास की इमारतें भी चपेट में आई। 57 लोगों की इस हादसे में जान गई। भले ही केमिकल बाजार को पुरानी दिल्ली से होलंबे कला में शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन मूलभूत बदलाव जो हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। स्थानीय लोगों से 20 साल बाद भी पूछा जाता है कि क्या बदला, बताते हैं कुछ नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2022 में 23 साल बाद घटना की एक रिपोर्ट छापी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लूज बिजली के तार, सकरी गलियों, भीड़ भाड़ वाली इमारतों के कारण वो तार आज भी खतरे के साए में हैं। वो वहाँ के लोग आज भी इसी खतरे में जी रहे हैं। वहाँ रहने वाले नफीस अहमद ने बताया कि केमिकल्स के कारण एक हफ्ते तक सड़क नीली दिखाई दे रही थी। अहमद ने इलाके में एक फायर ब्रिगेड की मांग की थी। दमकल विभाग और सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी तरह न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 में इलाके का मुआयना किया। वहाँ रहने वाले नादिर खान ने हादसे में अपने बड़े भाई और 3 कर्मचारियों को खो दिया था। नादिर का कहना है कि 23 साल में लाल कुआं में कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक कि 2 दशक बाद भी आग लगने का असली कारण भी नहीं पता। अधिकारी कहते रहे कि सब कुछ किसी केमिकल की वजह से हुआ था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। फैक्ट्री मालिकों को भी मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। दूसरा है दिसंबर 2019 में दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में हुआ हादसा। पुरानी दिल्ली की एक 5 मंजिला इमारत में आग लगी। 45 लोगों की मौत, 9 नाबालिग इसमें शामिल थे, 20 लोग घायल हुए। मरने वालों में 43 मजदूर थे, जिनमें से ज़्यादातर यूपी बिहार से अपना घर छोड़कर बेहतर रोजगार की 2 पैसे कमाने की तलाश में दिल्ली आए थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। एक मंजिल से शॉर्ट सर्किट से आग चंद मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। जब आग लगी तब मजदूर सो रहे थे। तंग कमरों में साफ हवा का स्पेस बहुत कम था, या तो खिड़कियां थी ही नहीं, थी तो बहुत छोटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वजह से कमरों में धुआं और जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई। ज़्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से। बिल्डिंग में बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से कागज, खिलौने, प्लास्टिक और बैग बनाने वाले छोटे कारखाने चल रहे थे। मजदूर इसी बिल्डिंग में काम करते थे, वहीं पकाते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। हादसे से 1 हफ्ते पहले भी बिल्डिंग की जांच हुई थी, तब इसके ऊपर के 2 फ्लोर बंद मिले थे। प्रशासन मालिक को नोटिस भेजने ही वाला था कि उससे पहले यह हादसा हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। पता है क्या बताया? कहा कि ऐसी तबाही कभी भी घट सकती थी, कैटास्ट्रॉफी वेटिंग टू हैपन। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, उससे साफ था कि इलाके में लापरवाही भयंकर किस्म की थी। बिल्डिंग में हैवी मशीनें चलाई जा रही थी, जिसके लिए 7 बिजली कनेक्शन लिए गए थे, लेकिन जानबूझकर कमर्शियल बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया था, पैसा बचाने के लिए। अब इन 3 हादसों को देखिए, पैटर्न वही है। द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने
तुरंत एक्शन लिया, गिरफ्तारियां हुई, गंभीर धाराएं लगी, लेकिन कुछ समय बाद आरोपियों को मिल गई जमानत। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि सालों साल कोर्ट में ट्रायल भी नहीं शुरू हो पाते। करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में 12 फरवरी 2019 की सुबह आग लगी। 17 लोगों की मौत, 2 लोगों ने जान बचाने के लिए 6 फ्लोर ऊपर से छलांग लगा दी, उनकी भी मौत। रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मौतें दम घुटने से भी हुई। पुलिस ने होटल मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार किया। जांच हुई, मालूम पड़ा कि होटल मालिकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लाइसेंस लिया था। धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं भी जोड़ी गईं, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट का कहना था कि पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि आग लगने की मुख्य वजह सीधे तौर पर मालिकों की ही कोई चूक थी, यानी पुलिस कड़ियों को जोड़ नहीं पाई। 7 साल बीत गए हैं, कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, आरोप तय नहीं हुए हैं, सभी आरोपी बाहर घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं। एक और हादसा सुनिए। दिल्ली से रोहतक जाते वक्त हाईवे पर पड़ता है मुंडका। वहां 13 मई 2022 को एक बिल्डिंग में आग लगी। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई राउटर बनाने वाली फैक्ट्री चल रही थी। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले ज़्यादातर फैक्ट्री के मजदूर थे। आलम यह था कि आग बुझाने में जुटे 27 फायर टेंडर को 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। बिल्डिंग के पास ना तो फायर विभाग की एनओसी थी, ना ही नगर निगम की मंजूरी। पूरी बिल्डिंग में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था और वेंटिलेशन की तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। फैक्ट्री चलाने वाले 2 भाइयों को और लैंड ओनर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। अब इस लूप होल का फायदा आरोपियों ने उठाया। उन्हें मार्च 2023 में कोर्ट से जमानत मिल गई। रिपोर्ट बताती है कि हादसे के 4 साल बाद भी मामला प्री ट्रायल स्टेज पर अटका हुआ है। आरोप तय होने तक अभी बाकी है। बात बहुत पुरानी नहीं है। करीब 2 साल पहले एक हॉस्पिटल में आग लगने से 8 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। हृदय विदारक हादसा था वो। घटना थी दिल्ली के विवेक विहार की इलाके के बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में। 25 मई 2024 की रात ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग लगी थी। उस वक्त वहां 12 नवजात बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 8 बच्चों की मौत जहरीले धुएं और दम घुटने के कारण हो गई। रिपोर्ट बताती है कि हॉस्पिटल का मालिक और उसका साथी डॉक्टर हादसा होते ही बच्चों को छोड़कर भाग खड़े हुए। जांच हुई तो लापरवाही पता चली। हॉस्पिटल के पास सिर्फ 5 बेड की मंजूरी थी, लेकिन वहां अवैध रूप से 12 बेड चलाए जा रहे थे। अस्पताल का लाइसेंस 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। नवजात आईसीयू संभालने के लिए कोई योग्य डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को यूनिट का हेड बनाया गया था। अस्पताल में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खतरनाक तरीके से स्टोर किए गए थे। चलिए, मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी। कहा कि वो हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थे। ये साबित नहीं हो पाया कि उन्हें पता था कि हादसा हो ही जाएगा। अभी तक आरोप भी तय नहीं हो पाए। फिलहाल फ्लरिश होटल के मालिक लवकेश बजाज भी पुलिस की हिरासत में हैं। कह रहे हैं कि वो भी पीड़ित हैं, क्योंकि उनका होटल भी तो जल गया। वैसे तो इतने पीड़ित हैं कि अपना जलता हुआ होटल देखकर बाहर से ही भाग खड़े हुए थे। उम्मीद है बाकी मामलों की तरह लटकाए बिना अगर होटल मालिक दोषी हैं तो न्यायपालिका पीड़ितों के साथ न्याय जरूर करेगी। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार एक संस्थागत विद्रोह, इंस्टीट्यूशनल रिफॉल्ट का सामना कर रही है और उन्हें सिस्टम के अंदर से इस बारे में जानकारी मिल रही है। कल यानी 3 जून को राहुल गांधी के राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में वो बोल रहे थे। क्लोज्ड डोर कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप बाहर आ गई, वायरल हो गई। इस क्लिप में 2 बयान है। पहला तो आर्थिक मोर्चे पर है। राहुल गांधी ने कहा कि एक किस्म की आर्थिक सुनामी आने वाली है, और दूसरा बयान दिया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। राहुल गांधी ने कॉन्क्लेव में कहा, आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह कंट्रोल्ड है। ये बात 3 साल पहले सही हो सकती थी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिस के जुडिशरी लोग भी विद्रोह कर रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। इसलिए कंट्रोल करने वाला सिस्टम, पूरी व्यवस्था ढह चुकी है। राहुल गांधी का दावा था कि जनता के बढ़ते असंतोष और आर्थिक मुश्किलों के कारण सरकारी संस्थानों के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही है और सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। और उसके बाद क्या कहते हैं वो, अब स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। मेरे आकलन के मुताबिक 1 साल के भीतर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा राहुल गांधी का दावा।
इस पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी हताशा और निराशा से प्रेरित होकर भारत को नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भी इसे नोटिस करेगी और भारत के लोग भी, क्योंकि वो लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। टीएमसी का भविष्य कैसा होगा नहीं मालूम, पर वर्तमान तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। चुनाव में ममता की पार्टी हार गई। हार के बाद पार्टी टूट की कगार पर है। मुश्किल में ममता का खेमा ज्यादा है। ऊपर से स्थानीय नेता पीटे जा रहे हैं कट मनी लेने के आरोप में। ये जो बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के से जुड़े नेता और सिविक वॉलंटियर बताए जा रहे हैं। नाम है साहिदुल मियां। लोगों का आरोप है कि सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने का वादा करके उनसे पैसे लिए। किसी से 5,000 रुपये लिए, किसी से 10,000 रुपये लिए, किसी से 20,000, किसी से और ज़्यादा पैसे। लोगों का कहना था कि ये रकम कट मनी के नाम पर वसूली गई थी। 25 मई को भी महिलाओं के एक समूह ने साहिदुल मियां के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पैसे लेने के बावजूद ना तो घर मिला, ना ही उनका पैसा लौटाया गया। उस दिन तो मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन 3 जून को बड़ी संख्या में ग्रामीण एक बार फिर उनके घर पहुंचे। भीड़ बढ़ती गई और साहिदुल मियां घर के भीतर ही फंस गए। बाहर नाराज ग्रामीण खड़े थे, अंदर डर था। कथित तौर पर टकराव से बचने के लिए साहिदुल मियां उनको अपने ही घर में चारपाई के नीचे छिपना पड़ा। पुलिस को पता चला तो मौके पर पहुंचकर साहिदुल मियां को रेस्क्यू किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि जब पुलिस वाले पहुंचे तब साहिदुल बिस्तर के नीचे छिपे हुए थे और वहां से बाहर निकले। पुलिस ने साहिदुल मियां को गिरफ्तार कर लिया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।